नाजरीन, तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी 1918 से आगे। आज हम जानेंगे रतन बाई कौन थी, क्या जिन्ना की औलाद है, अगर है तो आज कहाँ है, जिन्ना कैसे सियासत में वापस आए, इलामा इकबाल, जिन्ना और लियाकत अली खान का आज़ादी पाकिस्तान में क्या किरदार था और पाकिस्तान कैसे बना। तो देखते रहिए सुनो कुछ नया ऑफिशियल। उन्नीस सौ 18 में जिन्ना ने खुद से 25 साल कम उम्र मरियम जिन्ना से शादी की, जो उनके दोस्त सरदीन शाह पेटेट की नौजवान और फैशन पसंद बेटी थी और बंबई के एक अमीर पारसी घराने से ताल्लुक रखती थी। इस शादी की शदीद मुखालफत मरियम जिन्ना के अहले खाना, पारसी बिरादरी और कई मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं की जानिब से की गई। रतन बाई ने अपने खानदान की मुखालफत के बावजूद इस्लाम कबूल किया और मरियम जिन्ना का नाम इख्तियार किया, अगरचे वो आमतौर पर इस नाम का इस्तेमाल नहीं करती थी। इस तरह उन्होंने अपने खानदान और पारसी बिरादरी से हमेशा के लिए ताल्लुक खो दिया। शादी के बाद ये जोड़ा बंबई में मुकीम हुआ और हिंदुस्तान और यूरोप के मुख्तलिफ इलाकों में तफरीह के लिए गया। इनकी इकलौती औलाद बेटी दीना वाडिया 15 अगस्त 1919 को पैदा हुई। बदकिस्मती से 1929 में जिन्ना की बीवी का इंतकाल हो गया, जिसके बाद फातिमा जिन्ना ने जिन्ना और इनकी बेटी की देखभाल संभाली। 1919 में बरतानिया और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हो गए, क्योंकि जंग के दौरान बरतानवी हुकूमत ने अवामी आज़ादियों पर मुताद्दिद पाबंदियां आयद कर दी थीं। जलियांवाला बाग अमृतसर के सानहे के बाद पूरे हिंदुस्तान में बेचैनी फैल गई, जब बरतानवी फौजियों ने हुजूम पर फायरिंग करके सैकड़ों अफराद को शहीद कर दिया। इस सानहे के बाद गांधी हिंदुस्तान वापस आए और उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। वो कांग्रेस के एक मौसर और बावकार रहनुमा के तौर पर उभरे। इसी दौरान गांधी ने बरतानवी हुक्मरानी के खिलाफ सत्याग्रह की मुहिम शुरू की और इसमें वो मुसलमानों के सामने भी एक मुतासिरकन शख्सियत के तौर पर जाने गए। इसकी वजह ये थी कि तहरीक खिलाफत में गांधी ने मुसलमानों के मौक़िफ़ की हिमायत की, जो रूहानी तौर पर खिलाफत उस्मानिया से जुड़े हुए थे। जिन्ना ने गांधी के खिलाफत के मामले को गलत समझते थे, वो इसे मजहबी जज्बात का बेजा इजहार कहते। जिन्ना ने गांधी के सत्याग्रह मुहिम को सियासी अनारकी से तशबीह दी। वो इस बात पर यकीन रखते थे कि खुद मुख्तार हुकूमत का हुसूल कानूनी तरीकों से हासिल किया जा सकता है। मोहम्मद इकबाल के नजरियात का जिन्ना पर बहुत ज्यादा असर था और इसी असर के नतीजे में पाकिस्तान के कायम होने की राह हमवार हुई और इस असर को मुसन्निफीन ने जबरदस्त, ताकतवर और नाकाबिले इनकार तक लिखा है। मोहम्मद इकबाल के बारे में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने जिन्ना को लंदन में खुद साख्ता जलावतनी को खत्म करके हिंदुस्तान की सियासत में शामिल होने पर भी रजामंद कर लिया था। इन असरात के सबूत 1937 से जाहिर होने शुरू हुए। इस दौर में जिन्ना अपने तकारीर में इस्लाम के नजरियात पर बात करते, वो अवामी मकामात में इस्लामी रिवायात का जिक्र करते। जिन्ना इकबाल की सोच से किस हद तक मुतासिर थे का अंदाजा 1940 में की गई उनकी एक अवामी तकरीर से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर मुस्तकबिल में हिंदुस्तान में एक मिसाली इस्लामी ममलिकत कायम हुई और मुझसे कहा जाए कि इस तर्ज हुक्मरानी और इकबाल के काम में बेहतर कौन सा है, तो मैं मौखर उस जिक्र को ही चुनूंगा। 1933 में हिंदुस्तानी मुसलमानों, खास तौर पर मुत्तहिदा सूबों के मुस्लिम, जिन्ना से दोबारा मुस्लिम लीग की क़यादत संभालने का कहने लगे। जिन्ना इस वक्त सिर्फ नाम के सदर थे। इस दौरान जिन्ना ने लियाकत अली खान समेत कई नौजवान रहनुमाओं से मुलाकातें की, जो बाद में उनके करीबी मुशीर और पाकिस्तान के पहले वजीर आजम बने। 1930 तक ज्यादातर मुसलमान और हिंदू एक मुत्तहिदा हिंदुस्तान में रहने के कायल थे, लेकिन 1930 में सर मोहम्मद इकबाल ने अलहिदा रियासत का ख्वाब पेश किया और 1933 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नामी पंफलेट शाया किया, जिसमें मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को अलहिदा रियासत के लिए नामजद किया गया। जिन्ना ने 1936 और 1938 में इकबाल से मुलाकातें की और अपनी तकरीरों में इकबाल के नजरिए की हिमायत की। जिन्ना ने मुस्लिम लीग को मजबूत करने और मुसलमानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सियासी जद्दोजहद जारी रखी। 1937 के इंतखाबात में लीग ने सूबाई और मरकजी सतह पर निशस्तें जीतीं और जिन्ना ने मुसलमानों के वाहिद नुमाइंदा होने का दावा किया। उन्होंने कांग्रेस की मुखालिफत के बावजूद मुसलमानों के लिए अलहदा शिनाख्त और खुद मुख्तारी के लिए काम किया। जिन्ना ने सियासी हिकमत अमली के तहत मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में आज़ादी के मुतालबे को मजबूत किया।
انہوں نے تقسیم کے لیے واضح مطالبات کیے اور 1940 میں لاہور کے سیشن میں قرارداد منظور کرائی جو بعد میں پاکستان کے قیام کا سنگ بنیاد بنی۔ اس دوران جناح کا ذاتی اور صحت کا سفر بھی جاری تھا۔ وہ بیماریوں کے باوجود اپنی سیاسی ذمہ داریوں سے پیچھے نہ ہٹے۔ 1947 میں پاکستان کے قیام کے موقع پر جناح نے کراچی میں عوام سے خطاب کیا، آپ آزاد ہیں، آپ ریاست پاکستان میں آزاد ہیں، چاہے آپ کسی بھی عبادت کے مقام پر جائیں، یہ ریاست ہر شہری کا احترام کرتی ہے۔ جناح نے پاکستان کی سرحدوں، عبوری حکومت اور صوبائی تنظیم نو میں اپنا کردار ادا کیا۔ 11 ستمبر 1948 کو جناح کراچی پہنچے اور صبح 10:20 پر اپنے گھر میں انتقال کر گئے۔ ان کی وفات کے بعد پاکستان بھر میں سوگ منایا گیا اور جناح کی وراثت آج بھی پاکستان کی شناخت اور قیادت کی علامت ہے۔ جناح کے بارے میں اقبال نے لکھا تھا، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔